डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स, गर्ल्स कॉलेज कोटा, एमए प्रीवियस पेपर सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन एवं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, और इसमें हम उत्पादन एवं रोजगार के स्तर के निर्धारण का प्रयास करेंगे, निर्धारण को जानने का प्रयास करेंगे। प्रतिष्ठित सिद्धांत हम जानते हैं कि ये पूर्ण रोजगार का ही सिद्धांत है और यह एक ऐसे मॉडल को दर्शाता है जिसमें पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन को बनाए रखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समग्र उत्पादन यानी एग्रीगेट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम लेवल को डिसाइड करने के लिए एग्रीगेट आउटपुट फंक्शन, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ये तीन चरों का होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला है समग्र उत्पादन फलन, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, और ये आउटपुट डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी। यानी आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ एन, के एंड टी। एन रोजगार का स्तर है, के और टी स्थिर पूंजी स्टॉक एवं तकनीकी को दर्शाते हैं। समग्र श्रम का मांग फलन ये समग्र उत्पादन फलन से प्राप्त होता है, जो श्रम आगत पर यानी लेबर इनपुट पर निर्भर करता है। जैसे ही रोजगार बढ़ता है, उत्पादन का स्तर भी बढ़ता है, लेकिन श्रम का सीमांत उत्पादन घट जाता है। जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं कि आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ा, वैसे वैसे उत्पादन का स्तर भी बढ़ा, लेकिन उस श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो लगातार घटती जा रही है। लेबर इनपुट के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन के विभिन्न स्तर दिए हुए हैं और श्रम का सीमांत भौतिक उत्पाद घट रहा है। अतः श्रम का सीमांत भौतिक उत्पाद वक्र यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व, जो वास्तव में लेबर डिमांड कर्व ही है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाता है। कोई भी व्यावसायिक फर्म जो श्रमिकों को काम पर लगाती है, श्रमिकों को तब तक रोजगार देती है जब तक कि श्रमिकों को मिलने वाली वास्तविक मजदूरी श्रमिकों के सीमांत भौतिक उत्पाद के बराबर नहीं हो जाती। यानी कि रियल वेजेस W/P शुड बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। चूंकि श्रम की मांग उसके सीमांत उत्पादन यानी MPL से ही तय होती है, जो उत्पादन एवं रोजगार के बढ़ने के साथ घटती जाती है, और तब वास्तविक मजदूरी MPL के बराबर हो जाती है, और इस तरह श्रम की मांग भी वास्तविक मजदूरी का फलन होती है। डिमांड फॉर लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, और इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। तीसरा, समग्र पूर्ति फलन। पूर्ति पक्ष की ओर से देखने पर हमें पता चलता है कि जब काम करते हैं तब थकान, दबाव और आराम का हमें त्याग करना पड़ता है। इस वजह से काम का भार बढ़ जाता है। यह काम के बढ़े हुए घंटे श्रमिकों को अस्वीकार्य होते हैं और इसे श्रम के सीमांत असंतोष के रूप में जाना जाता है। जब तक काम के दबाव से होने वाला असंतोष अतिरिक्त वास्तविक मजदूरी के भुगतान के रूप में प्राप्त संतोष के बराबर नहीं हो जाता, तब तक श्रमिकों को अतिरिक्त लेबर इनपुट के लिए अर्थात काम के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्रम घंटों की पूर्ति श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी के साथ धनात्मक रूप से संबंध होती है। SL supply of labor is the function of real wages. यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रम की मांग और पूर्ति फलन के दिए हुए होने पर रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। रोजगार का संतुलन वहां होगा जहां साम्य वास्तविक मजदूरी दर यानी इक्विलिब्रियम
रियल वेज रेट W/P पर श्रम की पूर्ति श्रम की मांग के बराबर होगी। यहाँ देख सकते हैं कि y अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को लिया है और OX अक्ष पर हमने रोजगार के स्तर को लिया है और ये हमारा उत्पादन फलन है जो कि धनात्मक ढाल का है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ NKT। यहाँ नीचे की ओर दूसरे वक्र में हम देख सकते हैं y अक्ष पर हमने वास्तविक मजदूरी दर को लिया है और x अक्ष पर रोजगार का स्तर है। ये ऋणात्मक ढाल का श्रम का मांग वक्र है DL और यही श्रम का सीमांत उत्पादन वक्र भी होता है। ये श्रम का पूर्ति वक्र है जो कि धनात्मक ढाल का है और जहां श्रम की पूर्ति और मांग बराबर होते हैं सी बिंदु पर वहां वास्तविक मजदूरी की दर तय हो जाती है और वहीं रोजगार का स्तर N0 भी तय हो जाता है और ये ON रोजगार का स्तर मिलकर अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर रखते हैं EN0, यानी उत्पादन की मात्रा है EN0 और दूसरे शब्दों में OQ0। तो ON0 श्रमिक मिलकर के अर्थव्यवस्था में OQ0 उत्पादन करते हैं। यदि वास्तविक मजदूरी दर इस संतुलन दर से अधिक होती है तब श्रमिकों की पूर्ति श्रम की मांग से अधिक होगी। इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों के बीच बेरोजगारी होगी और श्रमिक अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए मजदूरी दरों को घटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वास्तविक मजदूरी दर में कमी होने से बेरोजगारी अंतराल समाप्त होगा और N0 बिंदु पर पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त हो जाएगा। दूसरी ओर यदि वास्तविक मजदूरी दर W/P2 साम्य मजदूरी दर से कम होती है, नियोक्ता अधिक श्रमिकों को काम पर लगाना चाहेगा, लेकिन श्रमिक नियोक्ताओं द्वारा दिए गए काम के अवसरों को लेने के प्रति उदासीन रहेंगे क्योंकि काम से होने वाला असंतोष वास्तविक मजदूरी की तुलना में अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार नियोक्ता को वास्तविक मजदूरी दरें बढ़ानी होंगी ताकि अधिक श्रमिकों को काम के लिए आकर्षित किया जा सके। इसलिए पूर्ण रोजगार स्तर N0 पर संतुलन स्थापित हो जाता है। W/P1 वास्तविक मजदूरी दर पर AB के बराबर बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ श्रमिकों के बीच काम करने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी और वे कम मजदूरी दर पर भी काम के लिए आना चाहेंगे। अंततः N0 पूर्ण रोजगार स्तर पर W/P0 मजदूरी दर संतुलन मजदूरी दर तय हो जाती है। इसी प्रकार W/P2 कम वास्तविक मजदूरी दर होने पर यहाँ श्रम की मांग अधिक है, पूर्ति कम है। A1 B1 के बराबर श्रम की अतिरेक मांग की स्थिति है और इस कारण वास्तविक मजदूरी दरें बढ़ जाएंगी और इनमें रियल वेज रेट W/P0 पर पहुंचने की प्रवृत्ति रहेगी। रोजगार का संतुलन स्तर N0 पूर्ण रोजगार स्थिति को बताता है और यह माना गया कि जो भी व्यक्ति W/P0 मजदूरी दर पर काम करने के योग्य और इच्छुक हैं, उन सभी को काम मिल जाएगा। W/P0 साम्य वास्तविक मजदूरी दर के स्तर पर जो कि श्रम के सीमांत उत्पादन के बराबर है। यदि कुछ लोग काम करने के इच्छुक नहीं है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वे लोग स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते और अर्थव्यवस्था में विद्यमान रोजगार का स्तर रोजगार योग्य श्रमिकों के पूर्ण रोजगार को दर्शाता है। प्रतिष्ठित प्रणाली के अंतर्गत बेरोजगारी और अति रोजगार अंतराल समय के साथ साथ स्वतः ही समायोजित हो जाते हैं। कीमत मजदूरी की लोचशीलता की समायोजन प्रक्रिया के तहत स्वतः ही समायोजित हो जाते हैं। यदि मान लिया जाए कि कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब मजदूरी दरों में परिवर्तन करके पूर्ण रोजगार में होने वाले किसी भी विचलन को दूर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कंप्लीट क्लासिकल मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पूर्ण रोजगार संतुलन के प्रतिष्ठित मॉडल में श्रम बाजार, वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार के विभिन्न चरों में समायोजन किया जाता है। वस्तु बाजार से समग्र उत्पादन फलन प्राप्त होता है, जो यह मानते हुए कि अल्पकाल में उत्पादन की तकनीक और पूंजी स्टॉक दिए हुए हैं, श्रम की विभिन्न मात्राओं पर उत्पादन के विभिन्न स्तरों को बताता है।
श्रम बाजार में श्रम की मांग और पूर्ति साम्य रोजगार के स्तर का निर्धारण करती है, जो कि प्रतिष्ठित प्रणाली के अंतर्गत हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। मुद्रा बाजार कीमत स्तर के निर्धारण को स्पष्ट करता है। मुद्रा का पूर्ति फलन कीमत स्तर का निर्धारण करता है, जो उत्पादन और श्रम की मात्रा से स्वतंत्र होता है। तीन बाजार वाले प्रतिष्ठित मॉडल में विभिन्न चरों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध इस प्रकार से हो सकते हैं। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी। डिमांड फॉर लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेजेस. Supply of labor is also the function of real wages, and MV is equals to PQ. It means money supply is equals to money demand. अब हम देखते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन का क्लासिकल मॉडल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x अक्ष है, इस x अक्ष पर हमने रोजगार के स्तर n को लिया है और y अक्ष पर हमें उत्पादन के स्तर को हम ले रहे हैं और ये मूल बिंदु है। ये उत्पादन फलन है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी। नीचे हम देखते हैं तो y अक्ष पर हमने रियल वेजेस को लिया है और x अक्ष पर हम ले रहे हैं रोजगार का स्तर और ये हमारा मूल बिंदु है। ये ऋणात्मक ढाल का वक्र श्रम का मांग वक्र है, यही सीमांत उत्पादन वक्र भी है। और ये धनात्मक ढाल का वक्र पॉजिटिव स्लोप कर्व सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है। अब हम इस तरफ आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर y अक्ष पर हमने उत्पादन के स्तर को लिया है और x अक्ष पर हम कीमत स्तर ले रहे हैं और ये हमारा मूल बिंदु है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आयताकार अतिपरवलय वक्र है, ये मुद्रा का पूर्ति वक्र है। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है। y अक्ष पर हमने मनी वेजेस को लिया है और x एक्सिस पर हमने प्राइजेस को लिया है, कीमतों को लिया है। और ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये बताती है इस 45 डिग्री की लाइन पर मौद्रिक मजदूरी और कीमतों का स्तर बराबर रहेगा, यानी ये हमारी रियल वेज लाइन है। इस प्रकार फर्स्ट क्वाड्रेंट वस्तु बाजार को बताता है, वस्तु बाजार के संतुलन को बताता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट साधन बाजार फैक्टर मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताता है। थर्ड क्वाड्रेंट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को बताता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये हमारा समायोजन क्षेत्र है, एडजस्टमेंट सेक्टर। इस प्रकार ये एक कंप्लीट क्लासिकल मॉडल है और इसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर श्रम की मांग और पूर्ति बराबर है वहाँ रियल वेज रेट तय हो जाती है और रोजगार का स्तर ON0 तय होता है। जब ON0 श्रमिक मिलकर कार्य करते हैं तब अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर होता है F0 अर्थात, और ये F0 से लेकर के यहाँ तक उत्पादन का स्तर है। और जब अर्थव्यवस्था में F0 उत्पादन है तब अर्थव्यवस्था में मनी मार्केट यहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहाँ पर कि मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और अर्थव्यवस्था में उस समय कीमतों का स्तर P0 तय हो जाता है। जब P0 कीमत स्तर तय हो गया तो ये P0 कीमत स्तर है। मौद्रिक मजदूरी y अक्ष पर है तो यहाँ पर ये रियल वेज लाइन है, यानी इसके 0 पॉइंट से हमें मौद्रिक मजदूरी का स्तर प्राप्त हो जाता है। ये एक कंप्लीट क्लासिकल मॉडल है जहाँ पर अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र संतुलन में हैं। और अब हम इस मॉडल को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ वेरिएबल्स में एक एक करके परिवर्तन करते हैं और उनका प्रभाव देखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ हम उत्पादन फलन में परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे, श्रम की पूर्ति में
पूर्ति फलन में परिवर्तन का प्रभाव और मुद्रा की पूर्ति फलन में परिवर्तन के प्रभावों को भी देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन फलन में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ अ शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन। फिर वापस हम पुनः ही 4 क्वाड्रेंट वाला डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लेते हैं y अक्ष पर हमने लिया है उत्पादन की मात्रा और x अक्ष पर हमने रोजगार के स्तर को लिया है। ये हमारा मूल बिंदु है, ये उत्पादन फलन है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ n, k and p। ये हमारा वस्तु बाजार। अब हम चलते हैं साधन बाजार की ओर, जहाँ y अक्ष पर हमने x अक्ष पर तो रोजगार की मात्रा को लिया है, ये मूल बिंदु है, और y अक्ष पर हमने रियल वेजेस को लिया है। ऋणात्मक ढाल का श्रम का मांग वक्र है और धनात्मक ढाल का श्रम का पूर्ति वक्र है। दोनों जहां बराबर होंगे वहां पर श्रम बाजार संतुलन में होगा। अब हम आते हैं मुद्रा बाजार की ओर। मुद्रा बाजार में ये मूल बिंदु है और x अक्ष पर हमने कीमत स्तर को लिया है, y अक्ष पर उत्पादन का स्तर है और ये मुद्रा का पूर्ति वक्र है। अब हम समायोजन क्षेत्र की ओर आते हैं, जहां पर x अक्ष पर हमने कीमत स्तर को लिया है और y अक्ष पर मौद्रिक मजदूरी है और ये 45 डिग्री की लाइन है जो वास्तविक मजदूरी रेखा है, रियल वेज लाइन। श्रम और पूर्ति जहां बराबर होते हैं वहां वास्तविक मजदूरी की दर तय होती है और रोजगार का स्तर n0 भी तय हो जाता है। और ये अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक संतुलन स्तर है, जहां पर ON0 श्रमिक मिलकर अर्थव्यवस्था में OQ0 उत्पादन करते हैं। OQ0 उत्पादन अर्थव्यवस्था में है तो उस समय कीमत स्तर OP0 तय हो जाता है और ये OP0 कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी दर को तय करता है। इसके पश्चात हम अब परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। परिवर्तन करते हैं पहले उत्पादन फलन में। ये उत्पादन फलन हमने ऊपर शिफ्ट किया। इसका कारण है कि अर्थव्यवस्था में या तो कोई तकनीकी परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से उत्पादन फलन ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है और यहाँ हम देख सकते हैं नया उत्पादन फलन। और जब ये उत्पादन फलन ऊपर की ओर शिफ्ट होने का अर्थ है कोई तकनीकी परिवर्तन हुआ है और नया निवेश हुआ है, और जब ऐसा होता है तब श्रम की सीमांत उत्पादकता भी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी उत्पादन फलन में विवर्तन होगा, श्रम का सीमांत उत्पादन फलन या श्रम का मांग फलन भी अवश्य ही विवर्तित होगा। तो नया श्रम का मांग वक्र हमें मिलता है। और अब हम देखते हैं कि श्रम का नया मांग वक्र और श्रम का पूर्ति वक्र दोनों जहां बराबर होते हैं वहां नई मजदूरी दर, वास्तविक मजदूरी दर जो पहले की अपेक्षा ज्यादा है तय होती है और उस समय रोजगार का स्तर भी बढ़ जाता है। ज्यादा रोजगार मिला हुआ है श्रमिकों को और इसलिए ये उत्पादन का स्तर भी बढ़ करके और N1 F1 हो गया है और ये उत्पादन हो गया है OQ1। जब अर्थव्यवस्था में OQ1 उत्पादन का स्तर है तब उस समय अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर हो जाता है OP1 और जब कीमतों का स्तर हमें तय हो गया तब हम अब समायोजन क्षेत्र में हम देखते हैं कि साधन बाजार में वास्तविक मजदूरी दर बढ़ गई थी, इसलिए हमारी समायोजन क्षेत्र में रियल वेज लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। ये नई रियल वेज लाइन हमें मिलती है बढ़ी हुई और इस नई रियल वेज लाइन पर ये हमारी कीमत स्तर प्राप्त हुआ था तो हमें मौद्रिक मजदूरी भी बढ़ी हुई मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दीर्घ काल में
उत्पादन तकनीकी में सुधार या पूंजी स्टॉक में वृद्धि के कारण प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो सकता है। और जैसे ही उत्पादन फलन शिफ्ट होता है, श्रम का औसत और सीमांत उत्पादन भी बढ़ गया है। इसलिए श्रम का नया मांग वक्र हमें मिला, जो कि मूल मांग वक्र से ऊपर होता है। जैसे ही श्रम का मांग फलन ऊपर शिफ्ट हुआ, श्रमिकों की मांग बढ़ गई, वे श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप रोजगार का स्तर बढ़ जाता है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है, रियल वेजेस भी बढ़ जाती हैं और मुद्रा बाजार में समायोजन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि बाजार में पूर्ति अधिक होने के कारण कीमतें गिर जाती हैं। और चूंकि MV हमेशा PQ के बराबर होता है, इसलिए जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होती है, कीमतें भी घट जाती हैं और कीमतों में कमी होने के कारण मौद्रिक मजदूरी दर बढ़ जाती है और रियल वेज रेट भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार है कि उत्पादन फलन में विवर्तन तकनीकी सुधार के कारण या पूंजी स्टॉक में वृद्धि के कारण होता है। जब तक कि दीर्घकाल में जनसंख्या की वृद्धि इसके प्रभाव को समाप्त नहीं करती, तब तक यह रोजगार के स्तर में वृद्धि करती रहेगी। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के साथ साथ मौद्रिक मजदूरी दर में भी वृद्धि होती है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार के बारे में पता चलता है। यह मानते हुए कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है, उत्पादन में कोई भी वृद्धि होने से आर्थिक प्रणाली में कीमत स्तर में गिरावट आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ उत्पादन फलन में परिवर्तन के प्रभाव को देख पाए हैं और अगले वीडियो में हम श्रम के पूर्ति फलन में परिवर्तन का प्रभाव और मुद्रा के पूर्ति फलन में परिवर्तन के प्रभाव को भी हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।